बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिनजादी के साथ चलती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी जब एक दरख्त देखकर वो रुक गई और कहने लगी, ये है वो दरख्त जिस पर मेरी बेटी का राज था। मैंने इस दरख्त को गौर से देखा तो मेरे कदम रुक गए। उस दरख्त को मैं पहले भी कहीं देख चुकी थी। मैं आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाती हूँ। दोपहर का वक्त था। मैं आराम कर रही थी कि मुझे छत पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैं उठ बैठी क्योंकि ऊपर कोई मौजूद न था। कुछ देर में छत पर जाकर देखने का सोचती रही, मगर फिर नींद का ऐसा गलबा तारी हुआ कि मैं उठ न सकी। इस घर में शिफ्ट हुए हमें एक हफ्ता हुआ था। मैंने सुना था यह घर आसेब ज़दा है और हर जुमेरात की रात इस घर में बूढ़ी औरत गश्त करती दिखाई देती है। मगर मैंने इस बात की गहराई में जाने की कोशिश की थी और ना ही मुझे उस एक हफ्ते में ऐसा कुछ महसूस हुआ था। आज पहली बार मुझे पुरअसरार तौर पर छत पर भाग दौड़ की आवाज सुनाई दी थी। नींद से जागने के बाद भी मैं इसी के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त मैं खाना बना रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के बाहर एक बूढ़ी औरत चल रही है। मैं उसके करीब गई। उसकी आंखों से सुर्ख रंग के आंसू बह रहे थे। मैंने उससे वजह मालूम करना चाही, लेकिन वो पल भर में ही गायब हो गई। मैं हैरत से इधर उधर देखती उसे तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई न दी। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया था। सो मैं अपने दिल में थोड़ा बहुत खौफ तो महसूस कर रही थी, लेकिन तजस्सुस के मारे मेरा बुरा हाल था। आखिर वो औरत कौन थी और उसकी आंखों से सुर्ख रंग के आंसू क्यों बह रहे थे? रात को मैंने इस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और बोले, बेगम, लगता है आपने सुनी सुनाई बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अपनी मसरूफियात बढ़ाएं ताकि इस तरह के ख्यालात दिलो दिमाग में जगह ना बना सकें। उन्होंने मेरी बात पर गौर किए बगैर नसीहतें शुरू कर दी थी। मैं मुंह बनाकर रह गई। अगले दिन जब सुबह को वो काम पर चले गए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी पड़ोसन सामने खड़ी हुई थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसे बड़ी इज्जत से बिठाया। दुआ सलाम और हाल अहवाल के बाद वो कहने लगी, क्या कल कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसने तुम्हें थोड़ा खौफजदा कर दिया हो? मैं कुछ सोच कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। क्या मैं तुम्हें खौफजदा दिखाई दे रही हूँ? उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और कहने लगी, हाँ, नहीं तो मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो चली गई और मैं अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई। उसी वक्त मेरी दोस्त रवाहा का फोन आया। वो मेरे बचपन की दोस्त थी और मैं उससे अपनी हर बात शेयर कर लेती थी। मैंने उसे बूढ़ी औरत के बारे में बताया तो वो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत है कि ऐसा वाकया पेश आने के बाद भी डरी नहीं हो? तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद एक दिन भी उस घर में ना रुक पाती। मैंने कहा, तुम तो जानती हो कि इस शहर में असद की जॉब लगने के बाद हम गांव में अपना घर बेचकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। नई जगह पर आकर रहने के लिए हिम्मत तो पैदा करनी ही पड़ती है, और जब इंसान के सर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो बहादुर बन ही जाता है। रवाहा ने मेरी हिम्मत की दाद दी और कुछ देर बाद फोन बंद कर दिया। अगली जुमेरात को मैंने सुबह के वक्त तिलावत की और चारों तरफ दम कर दिया। शाम के वक्त पूरे घर में अगरबत्तियां लगाईं। 6 बज गए थे। कोई गैर मामूली वाकया पेश ना आया। मैं खुश थी और दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी। मगर अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि फर्श पर मुझे खून के ताज़ा कतरे दिखाई दिए। मैंने आसपास देखा मगर मुझे कोई दिखाई न दिया। फिर ये खून के कतरे कहाँ से आ गए थे? उसी वक्त ऊपर की जानिब से फिर 2 कतरे टपके और पहले गिरे हुए कतरों से कुछ फासले पर गिर पड़े। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो वही बूढ़ी औरत जो पिछली जुमेरात को मुझे रोती दिखाई दी थी, ग्रिल पर झुकी अपनी आंखों से सुर्ख रंग का लहू बहा रही थी। मुझे देखकर वो एकदम सीधी हुई और ऊपर की तरफ तेज तेज चलने लगी। मैं उसके पीछे दौड़ी। मैं जानती हूं कि तुम एक जिनजादी हो। मुझे इस तरह रोने की वजह बताओ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं दौड़ते हुए छत पर आ गई, मगर जिनजादी गायब हो चुकी थी और छत पर सन्नाटे और खामोशी के सिवा कुछ भी न था। मैं काफी देर तक वहीं खड़ी उसे तलाश करती रही और फिर नाकाम वापस नीचे चली आई। मेरा नाम हुरिया है। मेरे बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मेरी खाला ने मेरी परवरिश की थी और हर तरह के हालात से डरकर मुकाबला करना सिखाया था। मेरी बेवा खाला सुबह के वक्त गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए जाया करती थी और मैं घर में अकेली रहती।
छोटी उम्र से ही मुझे अकेले रहने और घर के सारे काम करने की आदत थी। जब मैं जवान हुई तो खाला ने मेरी शादी कर दी और खुद एक बंगले में नौकरी करके वहीं क्वार्टर में रहने लगी। मैं अपने शौहर के साथ शहर शिफ्ट हो गई तो हमें रहने के लिए ये घर मिला, जो कई साल से बंद पड़ा था। आसपास मौजूद घरों में रहने वाली औरतों से मेरा सामना हुआ तो उन्होंने मुझे ये घर आसेब ज़दा होने की निशानदेही की और कोई दूसरा घर तलाश करने को कहा, लेकिन मैंने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मगर जब मुझे अक्सर बूढ़ी औरत सुर्ख रंग के आंसू बहाती हुई दिखाई देती तो मुझे उनकी बातें बिल्कुल सच मालूम होती। मैंने कई बार उस जिनजादी से बात करने की कोशिश की थी, मगर हर बार नाकाम रही। इस बार मैं पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो दिखाई देगी तो उससे ज़रूर उसके रोने की वजह दरियाफ्त करूंगी। मैं बड़ी शिद्दत से जुमेरात आने का इंतज़ार कर रही थी। जुमेरात के दिन मुझे बड़ा तेज़ बुखार चढ़ गया। असद ने डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत असरार किया, लेकिन मैं जाने पर आमादा न हुई। मेरे दिल में तो बस बूढ़ी औरत से बात करने की समाई थी। असद मुझे कुछ दवाएं देकर काम पर चले गए और मैं दवा खाकर सोई तो मेरी आंख दोपहर के बाद खुली। मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। मैं खाना खाने के बाद उठकर छत पर चली गई और इधर उधर बूढ़ी औरत की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगी, मगर मुझे वो कहीं नजर न आई। मेरा सर चकराया तो मैं बामुश्किल खुद को संभालती हुई नीचे आ गई। उसी वक्त खाला घर के अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर खुश हो गई। आज काफी महीनों बाद मैं उन्हें देख रही थी। उन्होंने कुछ तहाइफ मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं कहने लगी, खाला, इन चीजों की भला क्या जरूरत थी? तुम खुद आ गई हो, मेरे लिए इतना काफी था। मैं उनके गले लगकर मोहब्बत से बोली तो वो कहने लगी, झल्ली ना हो तो बेटी के घर कोई खाली हाथ थोड़ी आते हैं। मैं मुस्कुरा दी और अपने बुखार को भूलकर उनकी खातिर मदारत में लग गई। हम दोनों ने जी भरकर बातें की। रात को असद काम से वापस आए तो वो भी खाला को घर पर देखकर बहुत खुश हुए। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद खाला कहने लगी, असद, मेरी चारपाई तो ऊपर छत पर डाला, मुझे यहाँ नींद नहीं आने वाली। असद ने एक चारपाई ऊपर छत पर बिछा दी और मैं उस पर खाला का बिस्तर कराई। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, सो मैं अगले दिन सुबह ही बेदार हो गई। खाला अब तक नीचे नहीं आई थी, सो मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर उन्हें जगा दूं। मैं ऊपर गई तो खाला अपने बिस्तर पर बैठी चारों तरफ गहरी नजरों से जायजा लेने में मसरूफ थी। मुझे देखकर कहने लगी, ये घर मुझे ठीक नहीं लगता। पूरी रात छन छन की आवाजें सुनाई देती रहीं, नींद आई ही नहीं। ये देखकर मेरे तकिए पर खून के निशान भी ना जाने कहां से आ गए। मैंने देखा तो वाकई वहां बूढ़ी जिनजादी के खूनी आंसू लगे हुए थे, मगर मैं संभल कर बोली, कोई जख्मी कौवा उड़ रहा होगा खाला, उसी के जिस्म से चंद कतरे टपक गए होंगे। आप क्यों परेशान होती हैं? रही छन छन की बात, तो यहाँ शहर में लोग रात गए तक जागते हैं और औरतें पायल बड़े शौक से पहनती हैं। किसी के घर से आवाज आ गई होगी, इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर खाला के चेहरे पर कुछ इत्मीनान फैला और कहने लगी, हाँ चल, तो कहती है तो मान लेती हूँ। ये कहकर खाला नीचे मुंह हाथ धोने चली गई, जबकि मैंने उनका तकिया उठाया और उस पर लगे सुर्ख निशानात को रगड़ रगड़ कर धोने लगी, मगर वो निशान इतने गहरे थे कि मिटने में नहीं आ रहे थे। तंग आकर मैंने ये कोशिश तर्क की और नाश्ता बनाने के लिए चली गई। खाला 2 दिन हमारे साथ गुजार कर चली गई और मेरे वही पुराने दिन शुरू हो गए। असद के काम पर जाने के बाद पूरा दिन घर में अकेली इधर उधर टहलती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त असद ने मुझे बताया कि यहाँ करीब ही एक मेला लगने वाला है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मैंने वहाँ जाने की हामी भर ली। मैं खुश थी क्योंकि मुझे शहर आने के बाद पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। अगले दिन मैं मेले में चली गई। यहाँ शहर की रंगारंग चीजें देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज खरीद लूं, लेकिन जाहिर है मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लिहाजा मैंने कुछ गुलदान खरीदे और घर वापस आने लगी थी कि मुझे एक शख्स बहुत सी किताबें बेचता हुआ दिखाई दिया। मैं किताबों की बहुत दीवानी थी। मैंने कुछ आगे जाकर देखा तो उसके पास कुछ जिन्नाती अमलियात की किताबें रखी थी। एक किताब उठाकर देखी तो उसमें जिन्नात से बात करने के तरीके लिखे हुए थे। मैंने जल्दी से ये किताब खरीदी और घर की जानिब चल पड़ी। घर में दाखिल होने के बाद मैंने सबसे पहले वो किताब छुपा दी ताकि असद की उस किताब पर नजर ना पड़े। घर के कामों से फारिग होकर मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो अभी असद के आने में 2 घंटे बाकी थे। मैंने जल्दी से तकिए के नीचे से किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। उसके अंदर कुछ अमलियात लिखे हुए थे। मैं दिलचस्पी से सब अमलियात पढ़ रही थी।
काफ़ी तवील अमल थे। कुछ में 40 रातों तक मुसलसल जागना ज़रूरी था। मैं इतना सख्त अमल किसी सूरत नहीं कर सकती थी। रात को जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कोई आसान सा अमल ढूंढने लगी और आखिरकार अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। मैंने उस अमल को करने का पक्का इरादा किया और उसी रात असद के सो जाने के बाद मैं ऊपर छत पर चली आई। एक गिलास के अंदर मैंने पानी लिया हुआ था और मैं किताब में लिखा हुआ विर्द पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं विर्द पढ़ती जा रही थी, गिलास के अंदर पानी से धुआं निकलने लगा था। ठंडे पानी से धुआं निकलने का मतलब यह था कि मेरा अमल बिल्कुल दुरुस्त जा रहा था। अब मुझे जिनजादी की तलाश थी। सो मैंने इर्द गिर्द उसकी तलाश में निगाहें दौड़ाई तो काफी देर तक वो मुझे दिखाई ही न दी, मगर मैंने अपना अमल जारी रखा। कुछ देर बाद मुझे चांद की रोशनी में कुछ दूर एक साया सा दिखाई दिया था। मैंने जल्दी से हाथ में पकड़े पानी के गिलास से कुछ छींटे जिनजादी के साए पर डाले तो वो मेरे सामने आकर खूंखार नजरों से मुझे देखने लगी और गुस्से से बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे हर बात का जवाब देने का पाबंद बना लिया? मैं बड़े इत्मीनान से बोली, मैं तुम्हारे सुर्ख आंसुओं का राज जानना चाहती हूँ। ये सब मैंने इसीलिए किया है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से तवातुर से आंसू बहने लगे। उसके लहू रंग आंसू मेरा दिल पिघला रहे थे। मेरी कहानी सुननी है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने दुखों की सारी दास्तान सुनाऊंगी। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर घर से निकल गई। मैं उसके साथ साथ चल रही थी। हर तरफ रात का सन्नाटा और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारी दुनिया नींद की आगोश में छुपी हुई थी, जबकि मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। तजस्सुस था तो सिर्फ जिनजादी के सुर्ख आंसुओं का था। मैं चाहती थी उसकी मुकम्मल कहानी सुनूं और उन आंसुओं का राज जान सकूं। मैं खामोशी से जिनजादी के साथ चलती जा रही थी। मुझे लेकर वो एक वीरान सी जगह पर आ गई। उससे आगे कब्रिस्तान शुरू होता था। वो मुझे एक कब्र के पास ले गई और एक कब्र के पास जाकर बैठ गई। कब्र की तरफ इशारा करके कहने लगी, ये मेरी बेटी की कब्र है, जिसकी याद में मेरे आंसू खुश्क नहीं होते। मैंने कहा, यह तो बहुत दुख की बात है कि तुम अपनी बेटी की जुदाई का दुख सह नहीं रही हो। मेरी बात को नजरअंदाज करके वो आगे कहने लगी, आओ मैं तुम्हें वो दरख्त दिखाती हूँ जहां मेरी बेटी का राज था। ये कहकर वो मुझे एक दरख्त के पास ले आई। ये आम का एक खूबसूरत दरख्त था जिसके पत्ते हरे भरे थे। वो उस पेड़ की तरफ इशारा करके बोली, इस दरख्त पर मेरी बेटी का राज था। वो बड़ी शरारती और नटखट सी बच्ची थी। यूं समझ लो कि उसकी शरारतों से ही मेरी जिंदगी में रौनक थी। एक दिन यहां से एक ऐसी फैमिली का गुजर हुआ जिनके साथ एक 8 साल की बच्ची थी। मेरी बेटी सुहाना उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ खेलने की जिद करने लगी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, वो एक इंसानी बच्ची है, जिन्नात और इंसानों में बहुत फर्क होता है, तुम इसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वो न मानी और अगले दिन जब मैं सो रही थी वो चुपके से उठकर उसके घर चली गई। मैं जागी तो उसे अपने पास ना पाकर परेशान हो गई। खैर, मैं अपनी बेटी की खुशबू पहचानते हुए उसके पीछे चली गई। ये वही घर था जिसमें तुम रहती हो। मेरी बेटी उसके साथ खेलने में मसरूफ थी, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पर वहां कोई भी मौजूद न था, जिसकी वजह से उन्हें यह मालूम नहीं हुआ कि उनकी बच्ची एक जिनजादी के साथ खेल रही है। मैं अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से बहलाकर अपने साथ ले आई, लेकिन इस पर तो जैसे अनाया के साथ खेलने की जिद सवार हो गई थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो वहां आ जाती। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं इंसान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपनी औलाद और अपनी गर्ज की खातिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचने का खतरा था। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो मेरी बात ना सुनती। तंग आकर मैंने अनाया के घर की छत पर बसेरा कर लिया और बेटी के साथ रहने लगी। अनाया की माँ एक लापरवाह किस्म की औरत थी। बच्ची को खिलौने देकर एक जगह बिठा देती और खुद टीवी और सोशल मीडिया में मसरूफ हो जाती। उसे बच्ची का कोई होश ही न रहता कि उसकी बेटी एक जिनजादी के साथ खेलती है और उसकी दोस्त बन चुकी है। मेरी बेटी एक इंसानी बच्ची के साथ खेलकर उसकी आदतें अपना रही थी। मेरे लिए ये बात फिक्र की बाइस थी। अब वो भी रात को सोती और दिन में जागती थी। ये अमल हमारे जन्नाती मुआशरे के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह इंसानों का दिन में सोना बुरा समझा जाता है, इसी तरह जिन्नात का रात में सोना मायूब समझा जाता है। सो मैंने दिन में सुहाना को सुलाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रही। मजबूर होकर मैं हालात से समझौता कर चुकी थी। उन्हीं दिनों अनाया की दादी अपने बेटे के घर रहने के लिए आई
और यहीं से मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। अनाया की दादी एक ढलती उम्र की चालाक औरत थी। उस उम्र रसीदा औरत ने जमाने का हर रंग देख रखा था। उसकी तेज नजरें 2 दिन में ही सारा मामला भांप गई। अनाया को खेलता देखकर वो अपनी बहू से कहने लगी, बहू साहिबा, जरा बच्ची की भी फिक्र कर लो। अकेले में किसके साथ खेलती रहती है, बातें भी करती है और किसी को खिलौने भी पकड़ाती है, किसी के साथ हंसती भी रहती है, मगर सामने कोई नजर नहीं आता। अनाया की माँ हंसकर बोली, आपका वहम होगा मामा जान, ऐसा कुछ होता तो मुझे भी महसूस होता, मगर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ही ना हुआ। उसकी बात पर उसकी सास का मुंह बन गया। कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूं? बहू साहिबा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, एक नजर में ही सारा मामला पहचान जाती हूँ। तुम मानो या ना मानो, मगर ये सच है कि अनाया के साथ कोई जिन्नाती मामला जरूर है। ये बात सुनकर अनाया की माँ भी परेशान हो गई। उसने भी गौर किया तो सास की बातें दुरुस्त महसूस हुई। उन्होंने जल्द अज जल्द एक आमिल से राब्ता किया। आमिल एक नेक दिल इंसान था। उसने घर आकर जब सारे मामले की तहकीक की और उन्हें इस बारे में बताया तो अनाया के घर वालों ने कहा, आमिल साहब, आप हमारी बच्ची की जान जिनजादी से छुड़ा दें। आप जितनी फीस कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर आमिल साहब ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मामला किसी शैतानी मखलूक का नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची का है और हमारे अमलियात से उसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बच्चे चाहे इंसानों के हों या जन्नात के, बच्चे आखिर मासूम और नादान ही होते हैं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि इंसानी बच्चों की हिफाजत की खातिर जन्नात के बच्चों को नुकसान पहुंचाएं। ये कहकर वो चले गए और मैं खुश हो गई कि इंसान भी जन्नात का दर्द समझ सकते हैं, वरना मुझे ऐसा लगता था कि इंसान जन्नात से सिर्फ डरते ही आए हैं। उन्होंने कभी जन्नात के बारे में आम एहसासात रखे ही नहीं। अगर हमें भी खुदा की मखलूक समझकर कबूल करते तो शायद मामलात बेहद दोस्ताना होते। खैर, ये सब बातें मेरी अपनी सोच तक महदूद थीं। अनाया के बाप ने अगले दिन ही किसी दूसरे आमिल को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो जल्द अज जल्द इस किस्से को ख़त्म करना चाहते थे। मैं अपनी बेटी को वहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करती तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। मैं बहुत परेशान थी। एक रोज़ अनाया का बाप घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी भी था। मेरे दिल में जो डर था वो सच साबित हुआ था, मगर इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं हुआ था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को अपनी आगोश में छुपाकर वहाँ से निकल रही थी कि उस लंबे चौड़े बंगाली आमिल ने कोई ऐसा जादू किया कि मैं उसके घर की दरो दीवार से टकरा कर रह गई। अब हुआ कुछ यूं कि मैं चाहने के बावजूद भी अपनी बेटी को किसी भी तरह घर से बाहर नहीं लेकर जा सकती थी। बंगाली आमिल का 3 दिन का अमल था। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के भयानक तरीन दिन थे। मैं उन्हें भुलाना भी चाहूं तो भुला नहीं सकती। पहले दिन मेरी बेटी के पूरे बदन में इतनी तकलीफ हुई कि वो दर्द से चिल्लाती रही। पूरा दिन और पूरी रात वो दर्द से कर्राहती रही। मेरा जी चाहा कि एक बार बंगाली आमिल से बात करके अपनी बेटी को इस मुसीबत से निकालूं, लेकिन मेरे लिए सीढ़ियों पर कदम रखना ही मुश्किल हो गया था। मैं सीढ़ियों से ही वापस पलट आई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सख्त बंदिश करके मेरा रास्ता बंद कर दिया हो। मैंने रास्ता खोलने की बड़ी कोशिश की, मगर उस बार भी नाकाम ही रही। मैं बेटी को तकलीफ में देखकर खूब रोई। दूसरे दिन मेरी बेटी बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अनाया का भी बुरा हाल था। अपनी दोस्त से 2 दिन की जुदाई में ही उसका बुरा हाल हो गया था। उसे तेज बुखार था, मगर उसे महंगे अस्पताल में दिखाया जा रहा था और उसकी बेहतरीन तीमारदारी हो रही थी, जबकि मेरी बेटी और मैं छत पर कैद किए गए थे। इतनी कहानी सुनाकर जिनजादी रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत दर्दनाक है, मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? जिनजादी ने अपने सुर्ख आंसू साफ किए और बोली, तीसरे दिन मेरी बेटी जान से गुजर गई। दूसरी तरफ अनाया बिल्कुल ठीक हो गई। आमिल ने अपने जादू के जोर से उसके दिलो दिमाग से सुहाना ही खुरच डाला था। वो बंगाली अपने काम की मुमांगी कीमत लेकर चला गया और उन सब लोगों की अपनी जिंदगी शुरू हो गई, जबकि मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठी। मेरा जी चाहता कि मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लूं। मैंने पूछा, अब अनाया कहाँ गई है? जिनजादी बोली, वो समंदर के पास एक हवेली में रहती है। उस हवेली पर बंगाली बाबा के जादू के असरात हैं। यही वजह है कि मैं किसी इंसान के बगैर वहां कदम नहीं रख सकती। क्या तुम वहां जाने में मेरी मदद करोगी? जिनजादी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहां घुप अंधेरे से मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी।
इस वक्त मुझे घर जाना है। असद की आंख खुल गई। तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मेरी इस बात सुनकर वो बोली, ठीक है, घर चलते हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर वापस चलने लगी। मुझे उस वक्त घर पहुंचने की जल्दी थी। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैं दबे कदमों घर के अंदर दाखिल हुई थी ताकि कदमों की आवाज से असद बेदार ना हो जाए। जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन सिरक गई कि असद बेड पर बैठे हुए थे। ये सोचकर मेरा दिल दहल गया कि अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि रात के इस पहर कहाँ से आ रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आया। जो एक जिनजादी के कहने पर रात के इस पहर कब्रिस्तान चली गई थी। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। मैं समझ गया कि तुम्हें भूख लगी है। मैं इस वक्त प्यास महसूस कर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो। असद ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो मेरी जान में जान आई और मैंने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद असद सोने के लिए लेट गए और जल्द ही सो गए। मगर मेरी आंखों से तो नींद बहुत दूर जा चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक जिनजाती के साथ कब्रिस्तान का सफर करके आई हूँ। रात के इस पहर जब मैं अंधेरे कमरे में जाने से कतराती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना जाने इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि मैं अंधेरी रात में एक जिनजादी के साथ पूरा कब्रिस्तान देख आई थी। हमारी दोस्ती गहरी हो गई थी और ये रोज का ही मामूल बन गया था कि जिनजादी आती और मेरे साथ ढेर सारी बातें करती। उसकी बातें ज्यादातर अपनी बेटी के गिर्द ही घूमती थी। ऐसा कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि उसे अपनी बेटी के अलावा कोई दूसरी बात करना पसंद ही नहीं था। मैं भी पूरी दिल जमई से उसके किस्से सुनती, जैसे मैं उसकी गहरी सहेली हूं। एक दिन वो कहने लगी, आज तेरी दोस्ती का इम्तहान है। मैं हंसकर बोली, अब कैसा इम्तहान? क्या ये इम्तहान कम है कि दिन रात तुम्हारे किस्से सुनती हूँ? वो कहने लगी, अनाया के घर वालों से इंतकाम लेने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने ना समझी के आलम में उसे देखा और कहने लगी, इतने साल गुजर जाने के बाद तुम कैसा इंतकाम लेना चाहती हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा फैल गया और कहने लगी, मैं उनसे इंतकाम लेकर उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि अपने बच्चे को खो देने का दुख कितना जानलेवा होता है। इंसान हो या जिन्नात या फिर जानवर, ये दुख ऐसा है कि अंदर से तोड़ देता है। ये कहकर बूढ़ी जिनजादी रोने लगी और उसकी आंखों से सुर्ख आंसू बहने लगे। सच तो ये था कि उस वक्त मेरा दिल भी बहुत दुखी हो गया था। मैं इनकार करके अपनी दोस्त का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने उसे गले लगाया और उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, हम वहां जरूर जाएंगे, उन्हें मजा चखाएंगे ताकि उन्हें मालूम हो कि जब अपनों को तकलीफ पहुंचती है तो दिल कितना बेचैन हो जाता है। मैं तुम्हारी बेचैनियां समझती हूँ और तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। मेरी बातें सुनकर उसे बहुत तसल्ली हुई थी। उसने अपने आंसू साफ किए और कुछ देर बाद वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी। एक जिनजादी के साथ अनाया के घर जाना और उन लोगों से सालों पुराना इंतकाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिनजादी ने कहा था कि उसे सिर्फ उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए मेरी ज़रूरत है, बाकी का काम वो खुद करेगी। मगर उसके बावजूद मेरा दिल इस बात से मुत्तमईन नहीं हो रहा था कि मैं किसी इंतकाम की वजह बनूं और मेरी ज़ात से किसी के घर में सफ़े मातम बिछ जाए। दूसरी तरफ मैं अपनी दोस्त जिनजादी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके सुर्ख आंसुओं का दुख अच्छी तरह से समझती थी। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी, जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं कर सकती थी। पूरा दिन मैं इसी सोच में मुब्तला रही। मैं उसे इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन अब मैं उससे वादा कर चुकी थी, तो इनकार कैसे मुमकिन था। अगले दिन जब असद ऑफिस चले गए तो वो आकर कहने लगी, चलो आज हमने अपने मिशन पर रवाना होना है। ये कहने के बाद कुछ कहने सुनने की मोहलत दिए बगैर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गई। मैं उसे इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन सारे अल्फाज जैसे मेरे जहन में गुम हो गए। ना चाहने के बावजूद भी मैं उसके साथ चल दी। उस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसका चेहरा खिला हुआ था। इतना खुश मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। मुझे उसकी खुशी करना भी मुनासिब ना लगा था। मैंने सब कुछ वक्त के धारे पर छोड़ दिया। समंदरी इलाका शुरू हुआ और बहुत सी रेत मेरे पैरों को चुभने लगी, तो जिनजादी झुककर मेरे पांव साफ करने लगी। मैंने जल्दी से अपने पांव पीछे किए और उसे ऐसा करने से मना किया। ये एक बहुत बड़ी कोठी थी और उसकी खूबसूरती से रहने वालों की मालो दौलत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। जिनजादी पीछे ठहर गई और कहने लगी, पहले तुम अंदर कदम रखो और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बुलाना। उस वक्त मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर कदम रखूंगी तो बंगाली बाबा के जादू की बदौलत
कोई बड़ा नुकसान उठा लूंगी। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। जिनजादी के कहने पर मैंने अंदर कदम रख दिया। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने जल्दी से जिनजादी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से अंदर दाखिल करना चाहा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी पहाड़ जितने वजन को जोर से अंदर दाखिल करना चाहा है। जिनजादी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे और मैं भी अपनी बाजू पर बहुत सा वजन महसूस कर रही थी। जैसे तैसे हम दोनों अंदर दाखिल हो गई। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे यहाँ कोई एक इंसान भी न बसता हो। हम दोनों आगे बढ़ती चली गईं। एक लंबी सी राहदारी के बाद कमरों की एक बड़ी सी कतार शुरू हो गई। हर कमरा खाली था। एक आखिरी कमरे में एक बीमार औरत लेटी हुई थी। कौन है? कौन है? अनाया है क्या? उस औरत ने कदमों की आवाज सुनकर तेज आवाज में कहा तो उसका दर्द भरा लहजा महसूस करके मुझे दुख सा हुआ। नहीं, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या मैं कुछ देर यहां ठहर सकती हूं? मैंने कहा तो वो कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यूं समझो कि मैं किसी इंसान के ही इंतजार में थी, जो कुछ देर मेरे पास रुक जाए, मेरे दिल का हाल सुने और कुछ अपना सुनाए। ये कहकर वो रोने लगी। तो मैंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और इतनी बड़ी हवेली में तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम्हारी बेटी अनाया कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो रोते हुए बोली, मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ तक ले आई है। औलाद की नाफरमानी और खुदगर्जी ने मुझे बिस्तर पर लगा दिया है। क्या तुम जानती हो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि इंसान अपनी औलाद की मौत पर शायद इतना दुखी ना होता हो जितना कि नाफरमान औलाद की बदसलूकी पर होता है। वो अब बैठ गई थी। वो नाबीना थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथ जिनजादी भी उसकी बातें सुन रही थी। वो मजीद कहने लगी, एक ही बेटी है जो पसंद की शादी करके अब अलग जिंदगी गुजार रही है और मुझे अपने साथ रखना पसंद नहीं करती। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। इस तन्हाई ने मुझे मार दिया है। रो रो कर मेरी आंखों की बेनाई खत्म हो गई है। मेरी वो बेटी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाला था, उसे अपनी अंधी माँ को साथ रखते हुए शर्म महसूस होती है। उसे इस हाल में देखकर जिनजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे वो उसकी हालत से मजा ले रही हो। मैंने अनाया की माँ से कहा, तुम परेशान मत हो, मुझे अपनी बहन ही समझो। मैं तुम्हारे पास मिलने आती रहूंगी। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर है और मुझे ऐसी जगहों पर आना बहुत पसंद है। अब जब भी मेरा दिल उदास होगा मैं समंदर किनारे आऊंगी और तुमसे जरूर मिलूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर रौनक फैल गई, जबकि जिनजादी खूंखार नजरों से मुझे घूरने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, अनाया की माँ ने अपने किए की सजा पाली है। मेरे ख्याल से अब हमें भी इंतकाम कल को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। चलो अब हम वापस चलते हैं। मेरी बात सुनकर जिनजादी गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आई हूँ उस मकसद को पूरा करके ही जाऊंगी, वरना तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई दोस्त थी। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ कमरे में चलो और मेरे मकसद में कामयाबी की वजह बनो। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम सारी उम्र अपनी उस बेटी के लिए रोई हो जो इस दुनिया से जा चुकी है और वो अपनी जिंदा बेटी के लिए रोती रही है। मेरे ख्याल से उसके लिए कुदरत का इंसाफ काफी है। अब मैं घर चलती हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने जिनजादी के चेहरे पर देखे बगैर वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। मैं पीछे देखे बगैर आगे चलती जा रही थी। मैं तेज तेज कदम उठा रही थी। मुझे डर था कि कहीं जिनजादी मुझे अपनी ताकत के बदौलत यहीं रोक न ले। मैंने घर में कदम रखा तो पीछे मुड़कर जिनजादी को देखा, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई न दी। शायद वो मुझसे नाराज होकर चली गई थी। मैं घर के अंदर आ गई और कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों में मसरूफ हो गई। मसरूफ होने के बावजूद मेरे दिलो दिमाग में जिनजादी का ही ख्याल था। उसकी नाराजगी मुझे बेचैन कर रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही अपनी नाराजगी खत्म करके वापस आ जाएगी। हमारी दोस्ती इतनी गहरी जरूर थी कि मैं उसके बारे में भी दुरुस्त अंदाजा लगा सकती थी, लेकिन मेरा यह अंदाजा एक महज खाम ख्याल ही साबित हुआ। अगले कुछ दिन भी वो मुझे कहीं दिखाई न दी और ना ही उसके सुर्ख आंसू मुझे कहीं दिखाई दिए। मैं उससे बातें करने की आदी हो गई थी। अब मुझे उसकी कमी महसूस हुई थी। कभी कभी मैं इतनी बेचैन हो जाती कि रातों को उठकर छत पर चली जाया करती और उसे आवाजें देती, मगर मैं उसकी कोई भी आहट महसूस करती थी और ना ही उसकी सरसराहट मुझे अपने आसपास महसूस होती थी। मैं शदीद बीमार हो गई
اس کی یاد نے مجھے بیمار کر ڈالا تھا۔ اسد میری وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مستقل طور پر خالہ کو ہمارے گھر بلا لیا۔ نوکری چھوڑ کر خالہ ہمارے پاس رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ جنزادی سے بات کیے اور اس سے ملاقات کیے ہوئے مجھے 1 سال گزر گیا تھا۔ میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ کچھ میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ گرمی کے دنوں میں رات کے وقت مجھے کمرے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ رات کے وقت خالہ روز میری چارپائی چھت پر ڈال دیتی۔ ایک روز میں نے خالہ سے کہا، اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اتنی جلدی سنبھل نہ پاتی۔ آپ کا بہت شکریہ خالہ، آپ نے میری بہت خدمت کی۔ میں اپنا بستر خود ہی کر لوں گی آج۔ خالہ مسکرائی اور نیچے چلی گئی۔ میں روز چھت پر چارپائی ڈال کر سوتی، مگر ایک رات پہلے سے وہاں پر جنات کی چارپائی تھی، اور جب میں اس پر جا کر لیٹی تو ایک دم مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی اور میں سو گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے آس پاس کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ بچے کچھ بول رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو وہ کہہ رہے تھے، ہم لوگ شاید غلط گھر میں آ گئے ہیں، یہاں تو کوئی اماں نہیں رہتی، چلو کہیں اور چل کر کھیلتے ہیں۔ دوسرا جنزاد بچہ کہنے لگا، ہاں میری امی نے بتایا تھا کہ اپنی بیٹی کی موت کا انتقام لینے کا خیال دل سے نکال کر اماں جنات کے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے، اور ان کی محبت کا یہ سفر اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ ہوتی ہیں۔ وہ دونوں بچے باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی تو میں فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن وہ خواب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں خود اپنے پورے ہوش و حواس میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ وہ سنہرے رنگ کی چارپائی اب اپنی جگہ پر موجود نہ تھی، اور میں باحفاظت فرش پر لیٹی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے جنزادی کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا۔ میری وہ پرانی دوست جس کے بارے میں کئی دنوں سے سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اس نے اتنے بہترین انداز میں اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی کہ مجھے اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود ایک سوچ ایسی تھی جو مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ کیا میری دوست جنزادی نے عنایا کی ماں سے بدلہ لیا ہوگا یا اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ بار بار یہ خیال مجھے پریشان کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن میں خالہ کو لے کر سمندر کنارے بنی حویلی پر چلی آئی۔ حویلی پر ایک بڑا اور موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں حویلی کے باہر پریشان سی کھڑی تھی کہ سامنے سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، میں عنایا کی ماں سے ملنے آئی ہوں۔ اس شخص نے کہا، عنایا اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے اسے دوسرے ملک لے گئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی ماں کو یہاں سے لے کر جا چکی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں اطمینان پھیل گیا۔ آخر کار عنایا کو اپنی بوڑھی ماں پر رحم آ ہی گیا تھا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ دوسری طرف مجھ سے دوستی توڑنے کے باوجود جنزادی نے عنایا کی ماں سے بدلہ نہ لیا تھا۔ یہ بات میرے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ میں خالہ کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ جنزادی کا خیال اب کبھی کبھار ہی میرے ذہن میں آتا تھا۔ وقت ہر زخم پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ میں بھی اب اپنی اس دوست کو بھولنے لگی تھی۔ 5 سال ہم نے اسی گھر میں گزارے، اور پھر اسد نے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ خرید لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں میرا اس فلیٹ میں بالکل دل نہ لگا۔ اپنا پرانا گھر اور پرانی یادوں کو دل و دماغ سے نکال دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس گھر میں آنے کے 1 سال بعد خالہ کا انتقال ہو گیا اور میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اسد صبح سے رات تک آفس چلے جاتے اور میں گھر میں رہ کر دیواروں کو تکتی رہتی۔ ایک دن وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں 1 سال تک میرا علاج چلا اور پھر ایک پیاری سی بیٹی میری گود میں آ گئی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کا نام عنایا رکھا۔ عنایا بہت پیاری بچی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور سفید رنگت دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتے تھے۔ میں عنایا میں مصروف ہوئی تو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ عنایا کی صورت ہمارے ہاتھ ایک کھلونا آ گیا تھا جس سے ہمارا دل ہمیشہ بہلا رہتا۔ اسد جو کبھی گھر میں رہنے کے لیے وقت نکالتے ہی نہیں تھے، اب بیٹی کی وجہ سے وہ بھی گھر پر جلدی آ جاتے تھے۔ سالوں بعد ہماری زندگی نارمل انداز میں گزرنے لگی تھی۔ ایک دن کسی کام کے سلسلے میں اپنے پرانے محلے جانا ہوا تو میرے قدم اپنے پرانے مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ یہاں کے زنگ آلود دروازے پر ایک بڑا سا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ برابر والے گھر سے ایک پڑوسن نے باہر جھانکا تو میرے سے سلام دعا کی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں کوئی نہیں رہتا کیا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہارے جانے کے بعد یہاں 2-3 لوگ آئے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا یہاں ایک بوڑھی جنزادی کا بسیرا ہے، انہیں جگہ جگہ سرخ نشان دکھائی دیتے ہیں۔
जिसकी वजह से वो लोग डर के मारे ये घर छोड़कर चले गए। कोई एक भी किराएदार 1 महीने से ज़्यादा यहाँ ना रुक सका। अब तो ये घर आसेब ज़्यादा मशहूर है और कोई भी इसे किराए पर नहीं लेता। भाई हम तो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत थी जो इतने साल इस घर में अकेले गुजार दिए। लोग तो इसके पास से गुजरते हुए भी डरते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो पड़ोसन अंदर चली गई। उसी वक्त मुझे दरवाजे पर जिनजादी खड़ी दिखाई दी। मैं दौड़कर उसके करीब गई। तुम मुझसे नाराज हो ना तुम? मैंने बेकरारी से पूछा तो वो हंस पड़ी और कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, मैं तुझसे नाराज नहीं, बल्कि मैं तो तेरी एहसानमंद हूँ। इंतकाम की जिस आग में सालों जली, तुमने मुआफ करने का जो रास्ता मुझे दिखाया, तो मैंने अब समझो अपनी मंजिल पाली। मेरा दिल पुरसुकून है। और रही तुमसे नाराज़गी की बात, तो मैं तुमसे नाराज़ हरगिज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं कुदरत के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे अलग हो गई। मेरी दुआ है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन। वो ये कहकर हाथ फैलाते हुए चली गई। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। उसे खुश देखकर मुझे खुशी हुई थी। वो कौन थी मामा, और अब कहाँ गायब हो गई हैं? मेरे साथ खड़ी 3 साला अनाया ने पूछा तो मैंने कहा, वो मेरी दोस्त हैं बेटा, और अब वो अपने घर चली गई हैं। वहाँ से वापस आने के बाद कई दिनों तक मेरे जहन में जिनजादी का ख्याल ताज़ा रहा। अनाया ट्यूशन पढ़ने चली जाती है तो मैं फ्लैट की खिड़की से नीचे झांकती हूँ और तेज़ी से आती जाती गाड़ियों को देखकर सोचती हूँ कि हम लोग ज़िंदगी की दौड़ में बहुत बुरी तरह गुम हैं। अगर हम दूसरों के लिए वक्त निकालें और उनकी खुशियों को रखें तो सच्ची खुशी पा सकते हैं। जैसे जिनजादी ने अपनी दुनिया में जन्नाती बच्चों को खुशियाँ देकर अपने लिए खुशियाँ खरीदी थी। काश ऐसा ही हम भी कोई दस्तूर बनाएं और पैसे के पीछे भागने के बजाय कुछ खिदमत और मोहब्बत भी फैलाएं। अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नई पड़ोसन थी। मुझे कहने लगी, बहन पानी की मोटर खराब हो गई है। पिछली दफ़ा हम सब बिल्डिंग वालों ने मिलकर ठीक करवाई थी, अब सारे पैसे तुम दोगी। मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्यों बहन, पानी क्या मैं अकेले इस्तेमाल करती हूँ? तुम्हें यहाँ आए हुए चंद महीने ही हुए हैं और तुमने अपने हुक्म हम पर चलाने शुरू कर दिए। अरे वाह, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग क्या समझती हो कि आते ही हम पर मुसल्लत हो जाओगे? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखोगी। अब निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ का रुख नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जी खोलकर उसे बातें सुनाई और कोई लिहाज ना रखा। तो वो कुछ देर खड़ी मेरा मुंह तकती रही और फिर कुछ बुड़बुड़ाती हुई वहां से चली गई। मुझे उस पर बहुत हंसी आई। अपनी जीत पर मैं कह के लगाने लगी। मैंने असद को भी बताया तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और कहा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो टोक बात करो, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा। अनाया पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, मम्मा आपने तो कहा था कि पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। असद और मैं एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई और मैं सोचने लगी, हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं। इंसानियत के सारे सबक याद रखकर फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं और जब अमल का वक्त आता है तो हमारे पास एक ऐसी बंजर ज़मीन होती है जिस पर नेकी का ना कोई बीज फूटता है और ना ही फूल खिलता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।